हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जंतुओं में होने वाले परिवहन को। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन। अगर हम लोग किसी एक कोशिकीय जीव, जैसे हम लोग अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा में परिवहन की बात करेंगे तो ये अपनी एक कोशिका के द्वारा ही अपनी परिवहन की क्रिया करता है। इस एक कोशिका में ही, इसी कोशिका के अंदर ही इसका परिवहन हो जाता है पदार्थों का। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है परिवहन के लिए। लेकिन यही अगर हम लोग उच्च श्रेणी के जंतु, जैसे मैं एक मनुष्य की बात करूं, तो इसमें एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र मौजूद होता है, जिससे यह उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व हुआ, पोषक तत्व हुआ, उत्सर्जी पदार्थ हुआ, हानिकारक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ जिन्हें कहते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ है जो हमारे शरीर में, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी अनावश्यक पदार्थ है, तो जो उत्सर्जी पदार्थ है, इन सब को हमें क्या करना होगा, तो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना होगा, है ना। और इसी के लिए यहाँ परिवहन तंत्र मौजूद होता है। जो भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें एक विशेष परिवहन तंत्र मौजूद होता है, जो क्या करता है, वह उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जो पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, पोषक तत्व हुआ, उत्सर्जी जो भी पदार्थ हुए, उन सबको एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें जंतुओं में परिवहन तंत्र की, तो जंतुओं में एक रक्त परिवहन तंत्र होता है, रक्त परिवहन तंत्र, और एक होता है लसिका तंत्र। ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या, तो इसके तीन, कह सकते हैं कि तीन अवयव हो जाएंगे। कौन कौन से? रक्त, हृदय, हृदय और रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। ठीक है, जो हमारे शरीर में रक्त जो होता है वह हृदय, हमारा हार्ट, और रक्त वाहिनियां, ठीक है ना जी, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ये जो लाल रंग की आपको दिख रही हैं, तो ये इसके रक्त परिवहन तंत्र के ये तीन प्रमुख इसके अवयव हैं। तो इसे रक्त परिवहन तंत्र या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रक्त परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक अलग भी एक परिवहन के लिए तंत्र होता है जिसे हम लोग लसिका तंत्र कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, यह भी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाए जाते हैं। हमारे अंदर लसिका तंत्र और रक्त परिवहन तंत्र दोनों मौजूद रहता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों कर देते हैं, एक से अधिक तत्व होते हैं ना जी, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों कर दो, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों आदि पदार्थों को शरीर के एक भाग से
एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। ठीक है, इस तंत्र को रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं। परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके तीन प्रमुख अवयव तीन प्रमुख अवयव यानी कि ये मुख्य रूप से यही जो होते हैं ना जी, यही तीन प्रमुख अवयव होते हैं। इनके तीन प्रमुख अवयव हैं। कौन कौन से हैं जी? पहला है आपका रक्त, दूसरा है हृदय और तीसरा है रक्त वाहिनियां। ठीक है, अब देखिए जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें एक और तंत्र होता है जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। अब लसिका होता क्या, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसमें लसिका जो होता है ना जी, जो एक चिपचिपा द्रव होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वह ये जो आप ये जो देख रहे हैं दूसरी वाली, ये ब्लू वाली जो देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे ये रेड वाले देख रहे हैं जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, और दूसरा जो देख रहे हैं ये ब्लू वाले, यही आपके मिलकर यहाँ लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इन्हीं से होकर लसिका का परिवहन होता है। ठीक है, इन्हीं से होकर लसिका एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो इसके लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जंतुओं में एक अन्य तंत्र जिसे लसिका तंत्र कहते हैं, जो पदार्थों का परिवहन करता है। अब किसका परिवहन करता है इसके बारे में हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा रक्त के बारे में समझ लेते हैं, रक्त के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो रक्त की बात करें यानी कि हम लोग रक्त परिवहन तंत्र में आ ही गए। ठीक है, रक्त जिसे रुधिर भी कहते हैं या रुधिर भी कह सकते हैं, रुधिर। ठीक है, रुधिर भी कह सकते हैं इसे, यानी कि ब्लड। चलिए देखते हैं रक्त यानी कि रुधिर। रक्त जो हमारा होता है वह लाल रंग का होता है, यह क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। क्षारीय हुआ ना, 7 से अधिक हुआ तो यह हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। हमारे हृदय इस पे पंप करने का काम करता है और ये रक्त वाहिनियां जो है ब्लड वेसल्स है इसी में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसमें जब प्रवाहित होता है तो ये हमारे सभी ऊतकों से संयोजित रहता है, इसलिए इसे हम लोग तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी ऊतकों को एक दूसरे से यहाँ जोड़ देता है, ये सभी ऊतकों के पास पहुंचता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों
में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है। रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा ये तरल भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है वो तरल भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है ठोस भाग होता है। एक तरल भाग जो जिसे हम लोग तरल भाग यानी कि प्लाज्मा, और दूसरा जो भाग होता है वह ठोस भाग होता है। तो ठोस भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु, ये पाए जाते हैं। तो हम लोग इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अब इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला जो होता है वह तरल भाग होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और दूसरा जो होता है ठोस भाग होता है, ठीक है। ठोस भाग में क्या क्या आता है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, तथा रक्त पट्टिकाणु। तो ये 3 ठोस भाग में ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम लोग RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग तरल भाग यानी कि प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर रक्त की कोशिकाओं की बात करेंगे। ठीक है। तो रक्त की कोशिकाएं ये 3 प्रकार की होगी, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिका। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग तरल भाग प्लाज्मा की बात करते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा जो होता है यह पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। ये पूरे रक्त का करीब 55% होता है, यानी कि रक्त के अंदर रक्त कोशिकाओं की बात करें तो 45% होंगी। ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है यह 55% पूरे रक्त का होता है। अब इस प्लाज्मा में जो 55% होता है पूरे रक्त का, उस प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण होता है, 0.18% ग्लूकोज होता है, और 0.5% वसा होता है, और शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो ये
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फाइब्रोनोजिन होता है, फिर प्रोथोबिन होता है और हिपैरिन होता है। ये तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। जो जो मैंने अभी बताया इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% प्रोटीन वसा एवं शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फाइब्रिनोजिन। दूसरा होता है प्रोथोबिन एंड तीसरा होता है हिपैरिन। ठीक है, ये तीन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। जो प्रोटीन है ये रक्त को थक्का बनाने यानी कि उनको जमाने में सहायक होते हैं। ब्लड का क्लोटिंग, जब ब्लड खून बहता है ना तो रोकने के लिए मदद करते हैं, है ना। ब्लड को क्लॉट बनाने में, उसका थक्का बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, रक्त जमने की जब क्रिया होती है तो उसमें फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है या प्लाज्मा से अलग हो जाता है, और इसको छोड़कर फाइब्रिनोजिन जब अलग हो जाता है प्लाज्मा से, तो प्लाज्मा का जो शेष भाग होगा, प्लाज्मा का शेष भाग यानी कि प्लाज्मा ही है लेकिन जिसमें फाइब्रिनोजिन हट गया है, उसको हम लोग कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। यानी कि जिसमें फाइब्रिनोजिन अलग हो जाता है जिस प्लाज्मा से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे, या फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा सीरम ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है,
अलग हो जाता है। और तब और तब और तब प्लाज्मा का शेष भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। सीरम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा होगा उसको हम लोग सीरम कहेंगे। जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहे कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।